हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर के प्रति। कैमरे की आंखों के सामने मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष चंद्र झा, और हमेशा की तरह कैमरे के पीछे से मेरे दोस्त और सहयोगी अनिल दुफारे। दोस्तों, इस समय हम बैठे हुए हैं आईटीओ के छठ घाट के ऊपर, जहां पर कल शाम को जो है छठ का शाम का अर्घ्य होने वाला है, और फिर 8 तारीख को सुबह के अर्घ्य के साथ जो छठ महापर्व की समाप्ति होने वाली है। उससे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब की बार वो उल्लास, वो बात, वो प्रसन्नता महसूस नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने एक पूर्वांचल और बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को कल रात जो है खो दिया। और मेरे साथ दोस्तों मेरे गृह राज्य में, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, और मेरे गृह राज्य से कुछ साथी दोस्त यहां पर आए हुए हैं। तो ऐसे ही बातचीत में पता चला, और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है BTV। और सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की वाणी में। और उससे पहले मैं तो इतना अच्छा बोल भी नहीं पाता जैसा मैंने BTV का अभी इनका श्रद्धांजलि जो देखी, शारदा सिन्हा जी को इन्होंने श्रद्धांजलि जिस तरह से दी, वो अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत अद्भुत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का हमारे चैनल चलते चलते के ऊपर जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे पहले अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। हम बिहार से बिलोंग्स करते हैं। बिहार के दरभंगा जिला मेरा गृह हुआ, मेरा घर हुआ, और हम लोग भी एक छोटा चैनल चलाते हैं, और जो बिहार के और दरभंगा के ही ग्राउंड का जो भी रिपोर्ट होता है वो जो है कि प्रयास करते हैं कि दर्शकों के बीच, जो भी हमारे BTV बिहार 24 को चाहने वाले लोग हैं उनके बीच में रखें। और मेरा नाम खास करके अनिल कुमार हुआ, और लगातार हम लोग क्षेत्र में न्यूज़ को लेकर बने रहते हैं। तो कैसे आना हुआ दिल्ली अनिल जी आपका? सर, दिल्ली इस बार आना हुआ कि हम लोग जब से जन्म हुआ है और जब से ज्ञान हुआ है, जी। तो छठ महापर्व जो है कि बिहार से ही उसका जो है कि उत्पत्ति हुआ है। और बिहार में काफ़ी धूमधाम से लोग मनाते रहे हैं, और हम लोग वहाँ पे जो है लगातार जन्म से लेकर अभी तक छठ जो है कि वहीं पे मनाएं और देखें। इस बार मन में ख्याल आया कि चलो देश की राजधानी दिल्ली में देखा जाए कि छठ किस तरह से मनाया जाता है, क्योंकि बिहार के लोग और यूपी यानी कि पूर्वांचल के लोग तो लगभग देश के हर एक स्टेट में रहते हैं, और वहाँ पे छठ को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो इस बार राजधानी में देखते हैं, देश की राजधानी में लोग किस तरह से छठ मना रहे हैं। यही ख्याल से हम लोग दिल्ली आए घूमने के लिए। तो ये अभी जो आप इस समय हम लोग बैठे हुए हैं, ये आईटीओ का छठ घाट है, और कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं आपको? सर, अभी हम लोग जिस छठ घाट पर बैठे हुए हैं, यहाँ लगभग व्यवस्था ठीक लग रहा है। जी। जो व्यवस्था किया गया है, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक है, और यमुना के तट पे है ये घाट। आईटीओ में है हम लोग, दिल्ली के आईटीओ में। और ये जो व्यवस्था किया गया है, एक शुद्ध पानी का व्यवस्था किया गया है, जहाँ पे व्रती जो होंगे, जो छठ का उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को जो अर्घ्य देंगे, उनके लिए जो ये व्यवस्था किया गया है शुद्ध पानी का, ये काफ़ी जो है सराहनीय वर्क है। और उस व्रती के लिए ये जो है कि उतना इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है लगातार, हम लोग भी देखे, आप लोग भी देखे होंगे कि चर्चा का विषय प्रदूषण को लेकर बना हुआ है। यमुना काफ़ी प्रदूषित नदी है, और इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से छाछ बनता है या पानी इतना पोल्यूटेड है, जिसमें व्रती जब डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो उससे कई सारे बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। उस बीमारी से बचने के लिए जो ये व्यवस्था किया, ये काफ़ी सराहनीय व्यवस्था है। अनिल जी, मैं जैसे यहाँ पर देखता हूँ, अभी आया भी था, तो यहाँ पर एक और छोटे चैनल के वो थे। तो ये जो यमुना दिल्ली में, क्योंकि अभी हम यमुना के किनारे पे बैठे हैं, तो इसलिए हम यमुना की बात कर रहे हैं। बाकी भी जो हमारे देश में जो नदी नालों का जो हालत है बहुत ख़राब है। आपको क्या लगता है कि मतलब इसके लिए क्या खाली सरकारी जिम्मेवार है, या हम लोग भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं? सर देखिए, जिस तरह से देश के हर एक नदियों, जैसे कि देखिए कि बिहार में एक प्रसिद्ध नदी गंगा बहती है, जी। और देश के लिए पावन नदी के तौर पर जाना जाता है। गंगा शुद्ध नदी माना जाता है। वहाँ पे लोग जाके स्नान करते हैं, और बहुत तरह का जो है कि कामना भी करते हैं। वो भी पोल्यूटेड है जी, वो भी पोल्यूटेड है। उसी तरह यमुना, खास करके यमुना दिल्ली का जो नदी है, एक मुख्य नदी है, और एक मुख्य धारा में बहती है, और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से मतलब ग्रसित है। इसमें सरकार को ही कोसना उचित हमारे ख्याल से नहीं होता है, क्योंकि
राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, जी, जो जी। जिसका भी सत्ता होता है, चाहे अभी केजरीवाल का है या केजरीवाल का थे या अभी जिनका भी सरकार हो, उनको कोसते हैं, पक्ष या विपक्ष हमेशा सवांग साधते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो दिल्ली में रहने वाले या किसी भी स्टेट में जहाँ पे नदियाँ बह रही है, वहाँ के जो भी लोकल लोग होते हैं या जो भी देश के लोग रहते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग का भी जिम्मेदारी होता है कि नदियों को किस तरह से हम बचाएं, पोल्यूशन से बचाएं, क्या मतलब किस तरह से रहना चाहिए जो नदी पोल्यूटेड ना हो, क्योंकि उसके पानी से हम लोग बहुत सारे चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। वो पानी से हम बिजली का भी निर्माण करते हैं। उस पानी में हमारे जो भी जीव जंतु हैं वो भी रहता है, मवेशी भी जो भी है, जो लोग पालते हैं पालतू पशु, वो भी उस पानी को पीते हैं, वो भी ग्रसित होते हैं बीमारियों से। तो इसका जिम्मेदार सरकार ही नहीं, लोग भी है, हम लोग भी हैं, जो हम लोगों को उसको सुरक्षा करना चाहिए। सुरक्षा की कई सारे जरिया हैं। हम लोग जो घर में जो कचरा होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, उसको नदियों में फेंक देता है, वो भी पॉलीथीन के साथ फेंकते हैं। ये सब थोड़ा सबसे बचना चाहिए, ये सब पोल्यूशन का एक जहर बन जाता है। मैं कई जगह पे मैं आप अनिल जी फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया के ऊपर मैं पोस्ट देखता हूँ, तो एक पोस्ट मुझे जो है बरबस मेरा ध्यान खींच लेती है कि जिन हम अपने देश की नदियों को माताओं की तरह पूजते हैं, यमुना जी को माता मानते हैं, गंगा जी को भी हम जो है अपनी माता मानते हैं, पर जिस देश में नदियों को देवी देवताओं की भांति पूजा जाता है, उस देश में नदियों का ये हाल है। और जहाँ पश्चिमी देशों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि नदियों को किसी नाम से पूजा जाए, या जो मतलब इस तरह का जो हमारा मतलब जिस तरह का धार्मिक सिस्टम है, तो उस देश की नदियाँ इतनी पवित्र हैं, इतनी साफ़ है, और जहाँ पर हम नदियों को जो है देवी तुल्य समझ करके पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब विरोधाभास नहीं लगता, ऐसा कुछ हिपोक्रेसी नहीं लगती कि हमारे कहने में और हमारे करने के बीच में बहुत सारा गैप है, बहुत सारा अंतर है, और इस गैप को भरा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एकदम। ये जो है कि सर आपने जिस तरह से बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नदियों को जो है कि एक देवी के समान दिया जाता है, और उसको देवी का दर्जा दिया जाता है। हम लोग पूछते हैं उसको, जैसे कि हमने आपको बताया कि बिहार की प्रसिद्ध नदियाँ गंगा, आप देखिए जगह जगह से लोग आते हैं। आप चले जाइए बोध गया में गंगा की घाट पे लोग अपने माता पिता को, अस्थि को जो है कि वहाँ पे श्रद्धांजलि देने आते हैं। जो इस तरह से बहुत सारे नदियाँ, जैसे यमुना दिल्ली के लिए प्रसिद्ध नदियाँ हैं, यहाँ भी यमुना को एक देवी के समान मानते हैं। तो इसको बचाव करना, कहीं न कहीं आपने जो सवाल उठाया, जो यहाँ पे पोल्यूशन से लोग जो है कि उसको ग्रसित कर देता है, यहाँ पे लोगों की ही कमी है, लोगों में बहुत ज़्यादा कमी है, उसको इस पर वंचित होना चाहिए। यानी कि नदियों में जो भी पोल्यूटेड चीज़ है, जो अभी रफ यूज होता है, उसको नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं जिसको आपने माँ का दर्जा दे रहे हैं, जिसको आपने देवी का दर्जा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको सम्मान मिलेगा। पोल्यूशन से बचाइएगा तब। मैं ये कहना चाहता था कि धर्मांधता के साथ साथ यदि जब तक हम अपने जीवन में वैज्ञानिक सोच को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि तब तक जो है ये इन सब समस्याओं का समाधान मुझे नहीं लगता कि हम जो है प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जैसे हमारे यहाँ अवधारणाएं हैं कि क्योंकि अब पहले की तरह नदियों का जो रूप रहा नहीं, जगह जगह पर हमने बांधों के जरिए नदी को बांध दिया है, तो ये जो निरंतरता है नदियों की वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। इसलिए जो है अब वो उस तरह से नदियाँ, हालांकि हर बरसात के मौसम में हमारा प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि नदी अपने आप को साफ़ कर लेती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि ये यदि सिद्ध करना हो कि हमने अपनी नदियों को ख़राब किया है, तो आप कोविड का वो दौर याद कर लीजिए, जिस टाइम में पूरे देश में जो है 2 महीने लॉकडाउन लगा था, आसमान पूरा साफ़ था, नदियाँ पूरी साफ़ थी, जिसने उस कोविड के दौर ने हमें एक आईना दिखाया और बताया कि इस पोल्यूशन के पूरे जिम्मेवार हम लोग हैं। आप मानते हैं इस बात को? जी एकदम मानते हैं सर। कोविड के दौर में सर बहुत चीज़ सीखने को मिला। जी बहुत चीज़, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं हम लोगों से, और हम तो लोग तो कभी बहुत जूनियर हैं आपके सामने। आप भी देखे होंगे, अगर आप दिल्ली में होंगे तो दिल्ली में भी देखने को ये सब मिला होगा, और पूरे देश में देखने को मिला। कई ऐसा देश है, सब जगह में देखने को मिला। यहाँ पे जो है कि कोविड में ये देखने को मिला कि पूर्ण रूप से पोल्यूशन जो है कि शांत हो चुका था। शांत होने का एक ही रीज़न था कि लोग का जो है कि आवागमन कम हो गई थी,
लोग जो रफ चीज़ सब यूज करते थे वो सब बंद हो गया था। उसको जगह कहीं पे खाना पीना होता था उसको फेंक देना होता, ये सब बंद हो गए थे पूर्ण तरह से। इससे पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रुकावट आई थी और नेचर भी एक न्यूट्रल स्थान पे आ गया था। मतलब नेचर जिस तरह से बताया, जैसे कि हम लोगों के पुरखों ने बताया करते थे कि पहले समय से बारिश होता था, समय से ठंड होती थी, समय से सर्दी गर्मी का समय आता था, उस तरह से कोविड के समय में नेचर को भी देखने को मिला था कि समय से एक न्यूट्रल समय पे बारिश भी हुआ, न्यूट्रल समय पे ठंडी भी आई। मतलब सभी समय मौसम जो होता है, मौसम भी एक नियंत्रण रूप से आया था। उस चीज़ से देखने को मिला था। सही में आप बताएं कि एक आईना था, वो दिखाया था कि जितना भी प्रदूषण प्रकृति का जो छेड़छाड़ हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ यहाँ पे रहने वाले जनमानस हैं। उसको समझना चाहिए और उसको अपने आप पे साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। तो हम, क्योंकि अनिल जी भी बिहार से है, मैं भी बिहार से हूँ, और इतने सारे बिहारी बैठे और राजनीति की बात ना हो तो ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी उम्र से दिल्ली में ही रह गया, तो हालांकि बीच बीच में कभी कभार आना जाना होता है, तो मुझे ज़्यादा कुछ अभी बिहार के राजनीतिक गलियारों की खबर नहीं है। तो मैं थोड़ा सा, मेरी उत्सुकता है ये जानने के लिए कि जो अभी मतलब जो दावा किया जा रहा है प्रशांत किशोर एक नई राजनीतिक शक्ति उभर करके बिहार में आई है और उन्होंने जन स्वराज यात्रा निकाली थी और उस जन स्वराज यात्रा के जरिए एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन पूरे बिहार में करने का प्रयास किया। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से आप प्रशांत किशोर को देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें वो बदल पाए, क्रिएट कर पाए, कुछ जनमानस के मन में प्रशांत किशोर अपनी जगह बना पाए? तो देखिए, प्रशांत किशोर जो अभी बिहार की राजनीति में देखा जाए तो एक नया चेहरा के रूप में उभरे हैं और उनका एक अनुभव अलग रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पे देखे हैं या बड़े बड़े चैनल पे भी देखे हैं कि प्रशांत किशोर दावा करते आ रहे हैं कि हम कई सारे स्टेट में गवर्नमेंट बनाए हैं, और जहाँ तक मोदी जी के बारे में भी चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री को भी बनाने में हम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अनुभव तो है राजनीति को, लोग को भी बहुत बढ़िया जनसंख्या में जो है कि कनेक्ट किए हैं। इस बीच में कई सारा जनसभा भी हुई है। अभी बिहार में 4 उपचुनाव है, वहाँ पे भी अपना पार्टी के उम्मीदवार को भी उतारे हैं। ऐसे कि उसमें बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर उतना सफल नहीं हो पाए हैं इस 4 उम्मीदवार को लेकर। ये कहीं ना कहीं इंटीमेशन दे रहा है कि 2025 में उतना सक्सेस राजनीति नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पे वो अपना असर जरूर दिखाएंगे। एज ए युवा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको प्रशांत किशोर आकर्षित करते हैं? प्रशांत किशोर की देखिए, सब पॉलिटिकल बातों पे, पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर उतना तो विशेष चर्चा हम लोगों के लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें प्रशांत किशोर की कुछ मुद्दा ऐसा है जो युवा को जो है कि अट्रैक्ट कर रहा है अपने तो। जी जी जी। कुछ मुद्दा है जो शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार की मुद्दा है, बिहार के बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो डैमेज हो चुका है उसके वो मुद्दा है, बिहार का जो धरोहर सब है उस सब पे जो बात करते हैं। ये तो एक ये भी होता है कि राजनीतिक पार्टियां आती है और कुछ आईना दिखाते हैं जो कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब उसका अपना अस्तित्व में आ जाता है तो बात बदल देते हैं, ऐसा भी होता है। आपको नहीं लगता कि मतलब जो केजरीवाल साहब जिस तरह से जिनका राजनीति में उनका उदय हुआ उसके बाद जो है लोगों का मतलब दोबारा से ऐसे किसी आंदोलन के ऊपर, ऐसे किसी शख्स के ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो गया? जी जी, एकदम ऐसा ही लग रहा है कि जो केजरीवाल जी बिहार नहीं सॉरी दिल्ली के लिए जाने जाते थे एक राजनीति के, और दूसरे स्टेट में भी सरकार बनाए थे, और जिस तरह से वो आंदोलन किए और यहाँ पे सरकार बनाए और दिल्ली के लिए विषय काफ़ी जो है कि वो काम किए भी हैं और जाने भी जाते हैं। उसी तरह से जो है कि जिस तरह से फिर उस पर फैत हटा, अभी देखा जाए तो कुछ दिन पहले लोगों को फैत हटा उन पर से, उसी तरह से हर एक स्टेट का इसी तरह से मतलब आज की डेट में, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए, ख़ास तौर पे गरीब और लोअर मिडिल क्लास की जनता उनके बहुत सारे कार्यक्रम से बहुत लाभान्वित होती है, मगर जो वो राजनीति का मॉडल वो पहले पेश कर रहे थे, आज की डेट में जैसे और सभी परंपरागत राजनीतिक पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी वैसे ही एक पार्टी है। जो पार्टी विद डिफरेंस का जो वादा किया गया था वो वैसा कुछ नहीं है। तो मैं मतलब क्योंकि मैं देखता हूँ तो कहा जाता है प्रशांत किशोर के बारे में कि ये भारत के नहीं बिहार के दूसरे केजरीवाल है, जो केजरीवाल की तरह एक सपना जो है दिखा रहे हैं। और आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए आप भी बिहार से हैं, वो ठीक है कि आपकी उम्र कम है तो मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, क्या बिहार में
जाति व्यवस्था के चक्रव्यूह को प्रशांत किशोर भेद पाएंगे? सर देखिए, बिहार में जाति का फैक्टर जो है काफ़ी मायने रखता है, उसको भेदना उतना आसान भी नहीं है सर। जी क्योंकि आप देख लीजिए, बिहार का बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं जो जाति को लेकर ही राजनीति किए हैं। जैसे आप देख लीजिए, बिहार के लगभग कई वर्षों तक लगातार लालू जी राज किए हैं, वो भी एक जाति MY फैक्टर को लेकर राजनीति किए हैं। और खास करके विशेष तौर पर देखिए कि यादव समुदाय का जो है, यादव कास्ट को जो है वो पकड़ के और मुस्लिम कास्ट को पकड़ के वो राजनीति किए, और उस पर वो कई वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रहे, और देखा जाता है कि उसके पुत्र तेजस्वी यादव भी डिप्टी CM बने। कहीं ना कहीं जाति फैक्टर ही रखा, उसको भेदना उतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो PK हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, ये प्रयास में है कि सभी जाति सभी वर्ग के लोग को एक साथ जोड़े, सबका विकास हो और सब जो है कि एक प्लेटफॉर्म पे आए, उनका तो ये प्रयास है। लेकिन ये मुश्किल है सर, जाति फैक्टर को तोड़ना ये तो काफ़ी कठिन है। आपको नीयत ठीक लगती है उनकी? मैं मतलब एक इंडिविजुअल उस पर पूछ रहा हूँ कि भाई एक व्यक्तिगत तौर पे आप मतलब किस तरह से प्रशांत किशोर को देखते हैं? कि आपको उनकी नीति हो सकता है अच्छी हो, क्योंकि नीति यानी पॉलिसी होगी। पॉलिसी का क्या है, जब तक क्रियान्वयन अच्छा ना हो, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो किताब पे तो सारी बातें अच्छी लगती हैं, सारी बातें अच्छी ही लिखी होती हैं, मगर वो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करती। तो नीति हो सकता है प्रशांत किशोर की अच्छी हो, पर आपको नीयत ठीक लगती है? अभी सर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं या जिस तरह से मेहनत कर रहा है, उस पर क्या कुछ कहा जाए, उस पर उतना कुछ नहीं। अभी तो वो सत्ता में आए, किस तरह से काम करते हैं, लोग को क्या लाभ पहुंचा पाते हैं और कितना सक्सेस हो पाते हैं 25 के चुनाव में, उसके बाद ही उसको नियत को मापा जाएगा या देखा जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आप देंगे उनको वोट? व्यक्तिगत रूप से सर हम तो एक पॉलिटिकल किसी भी व्यक्तिगत मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है कि डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, तो एक अपना विचारधारा होता है, एक वोटर मैं भी हूँ, जिसका विचारधारा सही लगेगा उसको वोट दूँगा। अच्छा, तो ये थे दरभंगा से हमारे आए हुए साथी, यहाँ पे दिल्ली में छठ घाट पे इनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने आपको बताया कि इनका भी एक छोटा सा चैनल है और हमारा भी ये एक छोटा सा चैनल है, तो हमने कहा कि जो है कि कुछ बातें इनसे की जाएं और समझा जाए, कुछ यहाँ की बातों को, कुछ वहाँ की बातों को। और दोस्तों, यदि ये सब बातें यदि आपको अच्छी लगती हैं और चैनल हमारा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और साथ में मैं चाहता हूं कि आप BTV को भी सब्सक्राइब कर लें। आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का यदि एक निवेदन हमारे साथ डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। सर आज हमको जो है कि दिल्ली में आए हुए करीब 5-7 दिन हो गए। आज हम लोग घूमने के लिए आए थे जमुना तट पे, और हमारे ही क्षेत्र के एक अनुभवी व्यक्ति जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, लगातार जो है कि दिल्ली में घूमते हैं और दिल्ली के जगह जगह पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हुआ, बहुत गर्व भी हुआ कि जो आज हमारे क्षेत्र के, खास करके हमारे गृह जिला दरभंगा के रहने वाले हैं, और उनसे मुलाकात हुई। बहुत सारे मुद्दा पे चर्चा हुई। छठ के बिहार का एक महापर्व छठ, उसके विषय में भी बहुत चर्चा हुआ। उसके बाद कुछ बिहार के राजनीतिक मुद्दा पे भी चर्चा हुआ। राजनीति में तो उतना अनुभव नहीं है जितना सर का अनुभव है, उतना अनुभव हम लोगों को नहीं है। फिर भी जो भी टूटी त्रुटि जो भी आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर BTV बिहार 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल भी है BTV बिहार के नाम से, और ये क्या कहता है पेज भी है फेसबुक पे, उसको भी है फॉलो करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये हम दोनों के बीच का जो वार्ता है किस तरह से कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मैं शहर का बिहारी, ये बिहार के बिहारी, तो ये जो है बड़ा अद्भुत संगम आज यहाँ पर छठ के पर्व से पहले यहाँ पर संभव हो पाया। इस बीच हमने कल रात जो है शारदा जी को खो दिया, मगर कलाकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कभी मरते नहीं, इमोर्टल होते हैं, अमर होते हैं। शारदा जी हमारे बीच सदैव रहेंगी और सदैव उनके गीत हमारे कानों में गुंजायमान रहेंगे। तो एक जाते जाते शारदा सिन्हा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और एक बार दोबारा से कहता हूँ, बातें अच्छी लगती हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगे कि हम सब ने जो बातें की इसके ऊपर आपको भी कुछ बातें करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि हमने जो बातें की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी आवाज़ में यदि आवाज़ मिला देंगे तो बात थोड़ी और आगे तक चली जाएगी।
इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ। आप सभी का दिन जो है शुभ हो। छठी मैया आप सबकी जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करे और मैं आशा करता हूँ कि हम निश्चित रूप से एक बेहतर समय की ओर आगे बढ़ेंगे और कल जब हम दोबारा से कभी इस तरह की बातें कर रहे होंगे तो और बेहतर माहौल में, बेहतर एटमॉस्फेयर में, और जिस तरह से हमने इन सारी चर्चाओं को किया उन्हीं चर्चाओं को आगे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।